लेखा शास्त्र के इस चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। मैं एम.एल. गोयल आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियोस देखने के पश्चात कमेंट अवश्य करें, मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे ही एक कमेंट को आज मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगा। लेखा शास्त्र अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट में एक दर्शक ने बहुत ही बढ़िया कमेंट किया। मैं उसे एज इट इज पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, आप लोग भी इसे देख सकते हैं। जल्दी ही उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूटोरियल चैनल बनने वाला है लेखा शास्त्र विषय में। कठिन समझे जाने वाले विषय को इतना सरल तरीके से समझाते हैं आप। मैं इस दर्शक का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा कि आपके इस कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। तो प्यारे दर्शकों, क्या यह बात सही हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप सभी मेरा साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर विद्यार्थी तक ये पहुंच सके और निश्चित रूप से उत्तर भारत में हर हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम के विद्यालय तक जरूर पहुंचे। चलिए आज का लेसन प्रारंभ करते हैं। और देखिए, पिछले एपिसोड में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। पॉइंट को देखिए। चोरी, अग्नि, भूकंप, बाढ़ या अन्य कारणों से माल की हानि। अब ये पॉइंट फिर से आपके सामने आया और उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है और कारण यह है कि ऐसे माल का बीमा भी तो हो सकता है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपने माल का इंश्योरेंस करवा रखा है तो कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, कहानी आगे बढ़ जाती है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहली बात, यदि माल का बीमा है, अब यहाँ पर मैंने केवल लॉस बाय फायर लिया है। जैसी स्थिति हो वैसा अकाउंट का उपयोग आपको करना है। तो अगर माल का बीमा है तो सबसे पहली जो एंट्री है वो तो आपको करनी है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, जो मैंने आपको समझा दिए। लेकिन उसके पश्चात लॉस ऑफ फायर को वहन कौन करेगा? अगर उसका इंश्योरेंस है तो बीमा कंपनी वहन करेगी। हम लोग क्या करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट को इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लॉस ऑफ फायर जो है वो डेबिट हो रहा है और यहाँ हमने कर दिया क्रेडिट, तो ये अकाउंट को बंद कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी को हमने अपना देनदार बना दिया, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। ये बात और भी आगे आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट समझिए। बीमा कंपनी से राशि प्राप्त होने पर, अब बीमा कंपनी ने आपका क्लेम स्वीकार कर लिया, राशि प्राप्त हो गई। तो जैसे एक देनदार से राशि प्राप्त होती है, जैसे राम से राशि प्राप्त हुई, हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू राम, इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बहुत ही सरल तरीका है। इसके और उदाहरण देखिए। यदि माल का आंशिक बीमा है, ये भी हो सकता है कि आपका जो गुड्स है उसका कुछ परसेंटेज ही इंश्योरेंस करवा रखा है, तो क्या होगा? तो जितना इंश्योरेंस करवाया है उतना तो आप क्या कीजिए, इंश्योरेंस कंपनी के हिस्से में डाल दीजिए। मान लीजिए 60% बीमा है तो 60% अमाउंट बीमा कंपनी में डाल दीजिए और 40% जो है वो हम वहन करेंगे, लॉस वहन करेंगे। तो जो लॉस होता है या खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया। यहाँ परेशान नहीं हो, ये चीज़ें आगे जाके और अच्छी समझ में आएगी। तो इसको हमने डेबिट कर दिया और लॉस ऑफ हायर अकाउंट को बंद कर दिया। ये कार्य हो गया। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। जितना राशि का बीमा है वो तो इंश्योरेंस कंपनी में, जो बीमा नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट एक और समझ लीजिए। यदि बीमा कंपनी से दावा कम प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे? बीमा कंपनी, इधर देखिए, इसी पॉइंट को इस तरफ देखिए, यहाँ पर, यहाँ देखिए, हमने पूरी राशि बीमा कंपनी के खाते में डाल दी। अब बीमा कंपनी ने पूरी राशि हमको दी तो हमने ये एंट्री कर दी। अगर पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है, जितनी प्राप्त होती है वो तो कर दिया कैश अकाउंट डेबिट, और जो राशि प्राप्त नहीं होती है
उससे हमने कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट। तो इस बात को समझना है, प्रश्न को, ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझना है, उसके अनुसार ही आपको प्रविष्टि करनी है। हम उदाहरण के माध्यम से भी इसको सीखने का प्रयास करते हैं। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए इधर, सबसे पहला है अग्नि से माल नष्ट 2000 रुपये और बीमा कंपनी से दावा स्वीकार 60%। पहला बिंदु अपन ये समझते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही टू लॉस ऑफ फायर लिख दिया है, क्योंकि कॉमन एंट्री जो है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, यह एंट्री तो प्रत्येक व्यवहार में होगी ही। जैसे ही अग्नि से माल नष्ट होता है या अन्य किसी परिस्थिति होता है, ये एंट्री तो आपको करनी है। उसके बाद की प्रविष्टि क्या होगी, ये हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लॉस ऑफ हायर अकाउंट को क्रिएट करके पहले से ही यहाँ पर लिख दिया है। अब ये लॉस ऑफ हायर अकाउंट की जो राशि है, ये हमें कहाँ ट्रांसफर करनी है, ये सीखना है। तो इस पॉइंट में देखिए, माल नष्ट हुआ कितना, 2000, ठीक है। तो 2000 रुपीज़ हमने लॉस ऑफ हायर में लिख दिया। इसमें से 60%, तो 2000 का 60% राशि कितनी होती है, 1200। ये राशि कहाँ जाएगी, बीमा कंपनी में। तो ये तो हम बीमा कंपनी से वसूल कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कंपनी अकाउंट डेबिट, और ये हो गया हमारा 60%, 1200 रुपये। अब रहे शेष अमाउंट, कितना रुपए, 40%, तो ये कितना है, 800 रुपये। ये हम खुद वहन करेंगे और इसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब यहाँ पर देखिए, अग्नि से माल नष्ट तो 2000 ही हुआ है, लेकिन एक नया पॉइंट आ गया, इसका केवल 3/4 भाग अर्थात 75% ही बीमा किया हुआ था। तो इतना बीमा किया हुआ था, उतनी राशि प्राप्त होगी। फिर से मैं एंट्री करते हैं, वहीं की वहीं बात। देखिए अमाउंट कितना लिखे यहाँ पर, अमाउंट तो हमारे पास में 2000 ही है। इस 2000 में से इंश्योरेंस कंपनी के खाते में लिख दीजिए कितना अमाउंट, 3/4 कहें या 75% कहें, एक ही बात है। और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। बाकी अमाउंट वही तरीका डाल दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और व्यवसाय इसको वहन करेगा। तो एंट्री आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही सरल तरीका है। अब नेक्स्ट देखिए, इस ट्रांजैक्शन में क्या है, अग्नि से माल नष्ट हुआ 3000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ का जो माल है उसका ही बीमा था, 1000 बीमा नहीं था। तो पहली बात तो 1000 तो हम वहन करेंगे। इसके अलावा आगे जी देखिए, बीमा कंपनी ने केवल 90% राशि ही स्वीकृत की। जो बीमा था उसमें से भी 90% अमाउंट ही स्वीकृत हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं हम, टोटल जो अमाउंट है वो हमारा कितना है, 3000, ये अमाउंट है। अब इस अमाउंट में से 2000 के माल का बीमा था और बीमा कंपनी ने 90% स्वीकार किया। तो 2000 का 90% तो हम ले लेंगे किससे, बीमा कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देते हैं, कितने से, 2000 का 90%, इट मीन्स कितना हो गया, 1800 रुपये। अब इसका जो 10% है वो भी, और ये 1000 है ये भी, दोनों अमाउंट हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वसूल करने होंगे। तो ये हम कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना रुपया, इसमें से घटा दीजिए। तो ये पूरा अमाउंट हमने जो है लाभ हानि खाते से ले लिया। अब देखिए तीनों परिस्थिति में एंट्री आपको सेम मिल रही है,
लेकिन राशि का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि जब अग्नि से माल नष्ट होता है तो पहली एंट्री लॉस बाय फायर टू परचेज करनी है। उसके बाद में उस अमाउंट का क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, उतना अमाउंट उसमें डेबिट कर दीजिए और जो शेष अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट, वो अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। एक और बिंदु की जनरल प्रविष्टि को हम समझते हैं। आइए देखिए, डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स। डूबत ऋण के संबंध में यह शब्द आपने पहले भी सुना होगा। देखिए इसका अर्थ क्या है। देनदार के, डेटर्स के दिवालिया हो जाने पर जो राशि प्राप्त नहीं होती है वह कहलाती है डूबत ऋण। अब देखिए डूबत ऋण की प्रविष्टि किस प्रकार से होगी, इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सोहन दिवालिया हो गया, उससे 4,000 रुपये में से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब सब राशि डूब गई। अब इसकी प्रविष्टि कैसे होगी? देखिए सबसे पहली बात, डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स हमारे लिए हानि है, इस नाम का एक खाता खुल जाएगा तो एक पक्ष तो हमारे लिए हो जाएगा बैड डेब्ट्स और दूसरा जो पक्ष है वो है डेटर्स, जिससे राशि प्राप्त होनी थी, जिसको उधार माल बेचा था, और वह डेटर्स कौन है? सोहन। ये दोनों पक्ष आपके सामने है। अब इसकी प्रविष्टि बनानी है। बैड डेब्ट्स अकाउंट किस प्रकृति का है? नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल्स क्या है? समस्त हानियां और खर्चों को कीजिए डेबिट, तो ये हो जाएगा आपके डेबिट। और सोहन हमारा देनदार है, इसका खाता डेबिट है पहले से, अब इससे राशि प्राप्त होने की संभावना नहीं है, इस खाते को बंद करना पड़ेगा, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। अब इसकी प्रविष्टि बनाइए। तो प्रविष्टि बनती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब 4,000 रुपये की भुगतान में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो लिख दीजिए पूरा अमाउंट 4,000 रुपीज। ये बन गई बैड डेब्ट्स की जनरल एंट्री। अब इसी बिंदु को इस उदाहरण समझिए। उदाहरण में थोड़ा सा चेंज है। सोहन दिवालिया हुआ, उससे 4,000 रुपये के भुगतान में 2,500 रुपये ही प्राप्त हुए। अब यहां देखिए 4,000 रुपये पूरे नहीं डूबे हैं, बल्कि कुछ राशि प्राप्त हो गई है। तो यहां पर आपको सीधे सीधे दो प्रविष्टि नजर आ रही है। सबसे पहले हम ले सकते हैं कि 2,500 रुपये प्राप्त हुए, तो हम इसकी प्रविष्टि कर देते हैं। यह एंट्री आपको आती है कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन, और इसका अमाउंट बनता है कितना? 2,500। इस प्रविष्टि को समझाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी जो प्रविष्टि है, कितनी राशि का डूबत ऋण है? 4,000 में से 2,500 घटा दीजिए, 1,500 रुपये, इसकी एंट्री कर दीजिए बैड डेब्ट्स की। तो ये बन गई दूसरी एंट्री, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन। अमाउंट हम लिख देंगे कितना? 1,500 रुपये। इस प्रविष्टि को समझने का सबसे सरल तरीका है। अब इसकी कंपाउंड एंट्री कर दीजिए। आपको परीक्षा में कंपाउंड एंट्री ही करनी है। देख लीजिए एक पक्ष की तरफ जो है वो सोहन है, तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट और टू सोहन। प्रविष्टि को आप समझ गए होंगे कि प्रविष्टि किस प्रकार से बनी। अमाउंट लिख दीजिए, कैश का अमाउंट कैश में,
बैड डेब्ट्स का अमाउंट बैड डेब्ट्स में, और टोटल अमाउंट कितना हो गया 4000 सोहन में। तो सोहन अकाउंट पहले से ही हमारे खातों में 4000 से खुला हुआ था, उस 4000 में से प्राप्त हुए 2500 और प्राप्त नहीं हुए डूबत इन 1500। इस प्रकार से ये प्रविष्टि बन गई। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से प्रविष्टि को, नहीं समझे फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। अब आपके लिए एक उदाहरण है, एक क्वेश्चन है, जीवनलाल दिवालिया हो गया, वह रुपये 1200 रुपये डूब गए। अब ये प्रविष्टि तो बिल्कुल ऐसी कैसी है, पूरा अमाउंट डूब गया। दूसरा देखिए, एक देनदार से रुपये 5000 के भुगतान में रुपये 2000 ही प्राप्त हुए। अब यहाँ पर व्यक्ति का नाम नहीं है, तो आप क्या करोगे, व्यक्ति के नाम के स्थान पे क्या लिखोगे, डेटर्स, और इस तरह की प्रविष्टि कंबाइंड बना दोगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले एपिसोड में एक या दो बिंदु और आपको समझाए जाएंगे और जनरल प्रविष्टि के संबंध में हम प्रश्न लेंगे, उसकी जनरल प्रविष्टियां करेंगे। तो देखना नहीं भूलें। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।